दोस्तों, तो चलिए हम लोग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म या फिर बोलना चाहिए सामाजिक धार्मिक जो सुधार मूवमेंट थे, आंदोलन थे, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो पहले लेक्चर में हमने क्या किया, क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हमने पढ़ा क्या क्या मकसद था इन सुधार मूवमेंट का, कैसे आया, क्या महत्व रहा, क्यों ज़रूरत थी, है ना। फिर हमने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा, आर्य समाज के बारे में पढ़ा, और जो उस टाइम वो थे डेरोजियो थे, है ना, डेरोजियो वो थे, उनके बारे में पढ़ा हमने। और कुछ पढ़ा था हमने, आई थिंक 3-4 ही हम लोगों ने पढ़ा था। आज क्या करेंगे, थोड़ी स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि ये कम लेक्चर में कंप्लीट हो पाए। बट हाँ, क्वालिटी हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मूवमेंट है आपका ये जो स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था, ठीक है। 2 सेकेंड। हाँ, रामकृष्ण मिशन जो स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये हमारे मेंस के सिलेबस में भी है। तो रामकृष्ण परमहंस कौन थे? गुरु थे, है ना, आपके विवेकानंद के। तो रामकृष्ण परमहंस एक संत व्यक्ति थे जिन्होंने त्याग, ध्यान और भक्ति के पारंपरिक तरीकों से धार्मिक मोक्ष की खोज की। और इनका प्रमुख योगदान क्या है? धार्मिक सत्य की खोज में अन्य धर्मों, मुस्लिम और ईसाई के रहस्यवादियों के साथ रहे। मतलब इन्होंने ऐसा नहीं किया कि भाई अपनी श्रेष्ठता ही धारण कर ली, इन्होंने सारे धर्मों के रहस्यों को समझने की कोशिश करी। जोर दिया कि ईश्वर और मोक्ष तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। सिखाया कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है ना। जो आप देखते हैं जो क्या बोलना चाहिए यार, जो स्वामी विवेकानंद ने यही से लिया था कि इस मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, यही पॉइंट उन्होंने उठाया था, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का साकार रूप है। हिंदू धर्म में नई ऊर्जा और गतिशीलता का संचार किया। अपने आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से विभिन्न धार्मिक परंपराओं की एकता का प्रदर्शन किया और शिक्षित युवाओं को आकर्षित किया जो पश्चिमी भौतिकवाद से निराश थे, ठीक है। तो ये था उनका। और ये प्रश्न आया था 99 में कि रामकृष्ण ने किन तरीकों से हिंदू धर्म में नई ऊर्जा और गतिशीलता का संचार किया। तो अगर इनको यूपीएससी का कॉपी करना रहा तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आप जानते ही हो, आजकल यूपीएससी का क्वेश्चन डायरेक्टली उठा रहे हैं इकोनॉमिक्स में। तो अगर ये प्रश्न आता है तो ये पॉइंट को आप लिख दीजिएगा, ठीक है। कैसे उन्होंने युवाओं को आकर्षित किया, कैसे नई ऊर्जा और गतिशीलता का संचार किया, ठीक है। अब आते हैं स्वामी विवेकानंद, जो उनके शिष्य थे। कि आध्यात्मिक नेता रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, महान मानवतावादी जो कर्म में विश्वास करते थे, सभी धर्मों की अनिवार्य एकता की घोषणा की, है ना, यूनिवर्सल रिलीजन। और वेदांत दर्शन का समर्थन किया, इसे पूर्णतः तार्किक प्रणाली घोषित की। वेदांत में क्या होता है, आपने देखा है ना कि वेदांत में आप वेदांत फिलॉसफी है, उसमें क्या बोलते हैं, जग ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मतलब इवन जो मनुष्य है और ब्रह्म है एक है, ये माना गया है, करेक्ट। तो उसी जो वेदांत की फिलॉसफी थी उसको स्वामी विवेकानंद ने आगे बढ़ाया। उनका कहना है कि अगर ब्रह्म और ये आत्मा, मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, तो आत्मा की सेवा ही प्रभु सेवा है ना। मतलब आप मनुष्य की सेवा करोगे, वही आपकी ईश्वर की सेवा है। तो इसीलिए उनका आप समझ पाओगे कि वेदांत दर्शन का एक प्रैक्टिकल वेदांता जो है इन्होंने प्रमोट किया, कि किताबें नहीं, हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिकल वेदांत पे फोकस करेंगे। तो वेदांता फिलॉसफी वही थी कि, है ना, ब्रह्म आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, दोनों अलग नहीं है। तो उसी का प्रैक्टिकल रूप दिया कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, ठीक है। आध्यात्मिकता और दैनिक जीवन के बीच संतुलन बनाया। मतलब इन्होंने क्या किया कि आप आध्यात्म को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं। जरूरी नहीं है कि आप दैनिक जीवन जी रहे हैं तो आप आध्यात्मिक रुख नहीं रख सकते, है ना। आध्यात्मिक जो जीवन है आपके हिस्से का, आपके दैनिक जीवन का भाग हो सकता है। आपको सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। एक समाज सुधारक थे, इन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, अनुष्ठानों, समारोहों और अंधविश्वासों पर हिंदू जोर की आलोचना की। मतलब जो कर्मकांड थे उन सबका आलोचना किया। लोगों को स्वतंत्रता, समानता और मुक्त चिंतन की भावनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया। मतलब लोगों को बोला कि आप मतलब फ्री माइंड से सोच सकते हैं, इक्वल हैं सब में, कोई बड़ा छोटा नहीं है। और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया। हमारी मातृभूमि के लिए हिंदू और इस्लाम के दो महान प्रणालियों का मिलन ही एकमात्र आशा है ना। तो जो उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था हिंदू मुस्लिम में, तो इन्होंने बोला कि हमारी जो मातृभूमि है वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है हिंदुइज़म और इस्लामिज़म का, ठीक है।
और एक वैश्विक राजदूत के रूप में उभरे, जो इनका 1893 का जो शिकागो में उन्होंने संबोधन दिया था। अमेरिका में विश्व धार्मिक सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ इन्होंने भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया। और 1897 में बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो ये सन याद रखेंगे, 1897 और 1893, ठीक है। अगेन मैं अपने इंटरव्यू की बात को बीच में उठाता हूँ, तो इस बार 90 क्या बोलते हैं, ये 2023 वाले में इंटरव्यू मेरे से पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद बहुत ही महान मतलब व्यक्तित्व है, उनके नाम पे छत्तीसगढ़ में क्या क्या स्थान है, 2-3 का नाम बताओ। तो जो मुझे याद आया मैंने बताया था, CSVTU जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, BIT दुर्ग से, तो CSVTU यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा जो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है वो बताया था मैंने, और विवेकानंद सागर है ना, सरोवर है, वो सब चीज़ें मैंने गिनाई थी, ठीक है। अपने अनुभवों के आधार पर कोलंबो में अल्मोड़ा तक अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम था कोलंबो से अल्मोड़ा, मतलब जो इन्होंने पूरा भ्रमण किया, कोलंबो मतलब श्रीलंका से अल्मोड़ा तक, तो उसका एक किताब लिखा है। और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए अक्सर भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहे जाते हैं, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहे जाते हैं? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो इनके बारे में लिखने के लिए आया तो आप 2-3 एंगल लिखेंगे। एक तो उनका आध्यात्मिक एंगल लिखिएगा, सामाजिक सुधार का, और एक वैश्विक राजदूत का, ठीक है। तीनों में आपको सफिशिएंट मटेरियल मिल गए हैं, जो कि 4 नंबर के लिए आपको पर्याप्त मिल जाएगा। प्रश्न आया था, उसको देख लेते हैं। तो प्रश्न था कि स्वामी विवेकानंद पर पिछले वर्ष के ये क्या था, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो ये 2006 में आया था UPSC में। तो ये है आपके स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो आप कौन कौन से पॉइंट को लिखेंगे? इन सबको, जो राष्ट्रीय गर्व और आत्मविश्वास जगाया, आधुनिक समय के लिए हिंदू दर्शन की पुनर्व्याख्या की, हिंदुओं को राष्ट्रीय पुनर्जागरण के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया, और आध्यात्मिक जागृति को राष्ट्रीय जागृति से जोड़ा, और बाद के राष्ट्रवादी नेताओं के लिए मतलब एक वो थे, आइडल थे, है ना, उनको प्रभावित किया था। अब आते हैं जो छोटे छोटे मूवमेंट थे उनके बारे में। इसमें आपको क्या पढ़ना है, आपका प्रश्न आ सकता है इसमें, बस आपको पढ़ना है किसने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था और कौन सा ईयर था, ठीक है। तो जैसे शिव नारायण अग्निहोत्री है, इन्होंने देव समाज की स्थापना की थी, कब? 1887 में। आपको ईयर क्यों याद रखना है? क्योंकि कई बार इसको अरेंज करने दे देता है कि इन समाजों की इन जो संस्था है उनको स्थापना के हिसाब से अरेंज करो, ठीक है। शिव नारायण अग्निहोत्री 1875 में ब्रह्म समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। इनके द्वारा शुरू में किए गए विभिन्न सुधार आंदोलन के अथक परिश्रम किया इन्होंने। मूल रूप से एक आस्तिक समाज के रूप में स्थापित किया, मतलब ईश्वर पे मतलब भरोसा रखते थे लोग, है ना। बाद में नास्तिक समाज के रूप में उभरा, देवताओं के अस्तित्व से इनकार किया, धार्मिक विश्वास के बजाय नैतिक आचरण पर जोर था। इनका मेजर फंडा क्या था मालूम? धार्मिक रीति रिवाजों के बजाय ये चाहते थे कि नैतिक जीवन पे ज़्यादा जोर दिया जाए। आत्मा की अनंतता, गुरु की सर्वोच्चता और अच्छे कर्म की आवश्यकता पर इनका केंद्रित था। आत्मा की अनंतता मतलब आत्मा जो है अनंत है, और सबसे बड़ा स्थान है गुरु का है, और अच्छे कर्म की आवश्यकता ये इसका था। और इन्होंने क्या किया? आदर्श सामाजिक व्यवहार का आह्वान किया, रिश्वत ना लेना, नशीली पदार्थों का सेवन ना करना, अहिंसा का पालन करना, है ना। शिक्षाओं को देवशास्त्र, इनका एक किताब है, तो इनकी जो शिक्षाएं हैं वो देवशास्त्र नामक किताब में संकलित हैं, ठीक है। यही चीज़ है जितना आपको याद रखना है। देव समाज धार्मिक सुधार से नैतिक मानवता की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता था। तो सिंपल सा कौन कौन सा वर्ड याद करना है इसमें, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते होगे तो लिखिए, शिव नारायण अग्निहोत्री, सामने देव समाज की स्थापना की, कब की? 1887 में, और इन्होंने एक किताब लिखा जिसका था देवशास्त्र, और इन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों के बजाय नैतिक आचरण पे ज़्यादा जोर दिया, ठीक है। प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रार्थना समाज किसने फाउंड किया था? यहाँ पे है, शायद इसका हिंदी में नहीं लिखा पाया। तो तडोबा तारखड़कर एवं हिज ब्रदर, है ना, आत्माराम। तो एक्चुअली आत्माराम के नाम से ही माना जाता है, आत्माराम, ठीक है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था, और किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है।
व्हेन केशव चंद्र सेन विजिटेड महाराष्ट्र, तो इसका ये कैसे आया अस्तित्व में? उस टाइम क्या चल रहा था बंगाल में? आपका ब्रह्म समाज। तो ये जो केशव चंद्र थे उन्होंने महाराष्ट्र विजिट किया उसी टाइम, मतलब सेम जो फिलॉसफी वहाँ पे थी ना ब्रह्म समाज में, वही चीज़ यहाँ प्रार्थना समाज में है। सेम फिलॉसफी आपको दिखेगी, बस ये था महाराष्ट्र में फेमस है, वो आपका बंगाल में था। Parallel to Brahma Samaj, although the adherents of Samaj were devoted theists, they did not regard the Vedas as divine, as infallible। मतलब ये भी क्या थे, वेदों को अखंडित नहीं मानते थे, है ना। उनका कहना था कि वेदों का भी खंडन हो सकता था, भले ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे। द एम्फेसाइज वॉज ऑन मोनोथिज्म, ये क्या करते थे, एक देववाद पे, क्या बोलते हैं, एकेश्वरवाद पे इनका भी बिलीव था, ठीक है। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है? हिंदी शास्त्रों से पोषण प्राप्त किया, प्रार्थनाओं में नामदेव और तुकाराम जैसे पुराने मराठी कवि संतों के भजन का उपयोग। विचार क्या था? 13वीं शताब्दी के महाराष्ट्र के वैष्णव भक्ति आंदोलन के हिस्से के रूप में विट्ठलों के भक्ति कविताओं से जुड़े धार्मिक सिद्धांत के बजाय सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार पर केंद्रित किया। तो अगेन ये चीज़ मैं जो बोलना चाह रहा था कि ठीक है थोड़े बहुत रिलीजियस थे, बट उतना भी ज़्यादा नहीं था कि आप पूजा करने लग गए। इनका मेजर फोकस था सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार, ठीक है। प्रमुख नेता कौन कौन थे ये याद रखेंगे क्योंकि कई बार पूछता है। एक तो एमजी रनाडे हैं जो प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे, नारायण चंदावरकर, ये आपका रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, और ये तेलुगु सुधारक थे कंदुकुरी वीरेश लिंगम, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है एमजी रनाडे। आपकी स्टेटमेंट में ये बोला जा सकता है कि एमजी रनाडे प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे, तो वो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और सामाजिक सुधार सेम चीज़ है, महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए काम किया, महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसर प्रोवाइड किए, विधवाओं का पुनर्विवाह। एमजी रानाडे और थोडो केशव कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया, ये इंपॉर्टेंट है ना। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन महाराष्ट्र में चलाया था आपके एमजी रानाडे और केशव कर्वे ने, है ना। विधवाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विडोज़ होम एसोसिएशन की स्थापना की। किन लोगों ने? इन दोनों ने ही, याद रखिएगा। विडोज़ है ना, ऐसा विडोज़ है, होम एसोसिएशन। जाति सुधार के लिए क्या काम किए? दलित वर्ग के उत्थान के लिए काम किया, जाति व्यवस्था के अंत के लिए वकालत की, सामाजिक समानता सेम चीज़ है, आप लोग रिपीटेड हो रही है ना। जाति में सुधार लाना है, जाति में जो असमानता है ना, उच्च वर्ग निम्न वर्ग इन सब का विरोध किया। पारिवारिक सुधार के लिए वही बाल विवाह का उन्मूलन, शिशु, तो सेम चीज़ जो आपने ब्रह्म समाज में पढ़ा रेप्लिकेट हो जाता है। आपको बस इसमें याद रखना है आत्माराम पांडुरंग जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की, कब की? 1867 में, और इनका मेन जो फोकस था सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार था। अब आते हैं भारतीय सामाजिक सम्मेलन, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके गठन और इसके स्थापित किसने कराया है? एमजी रनाडे और रघुनाथ राव ने, ठीक है, इनका याद रखिएगा। भारतीय सामाजिक सम्मेलन 1887 से 1895 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्रों के हिस्सों के रूप में वार्षिक रूप से मिलते थे। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ एक ही समय और स्थान पर आयोजित किया जाता था। इसे आईएनसी का सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ कहा जाता था। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो जैसे ही 1885 में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, उसी टाइम ही उनका एक सोशल रिफॉर्म विंग टाइप का काम किया। कौन? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। तो जहाँ पे कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन होता था, वहीं पे ये भी होता था। चूँकि आईएनसी का जो मुद्दा था वो क्या था? पॉलिटिकल था, है ना। आईएनसी था वो सोशल रिफॉर्म के लिए नहीं काम करता था, तो इनका जो ये विंग था वो अलग से काम करता था सामाजिक सुधार के लिए, ठीक है। और 1887 से लेकर 95 तक सेम जगह में इनका भी सम्मेलन हुआ जहाँ पे आईएनसी का सम्मेलन वार्षिक होता था। प्रमुख पहल क्या क्या है इनके? वही चीज़ें, अंतर्जातीय विवाह की वकालत की, बहु विवाह का विरोध, बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा, महिला शिक्षा को बढ़ावा और दलित वर्ग के उत्थान के लिए काम किए। यहाँ पे एक प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन मतलब यही वाला का गठन किया गया, इसकी गठन का क्या कारण था? तो पहला है, बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार समूहों या संगठनों ने बड़े हित के मुद्दों पर चर्चा करने और सरकार को उचित याचिकाएं प्रतिनिधित्व तैयार करने के लिए एक एकल निकाय बनाने की एकजुट हुए। मेरे हिसाब से नहीं है ये।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने विचार विमर्श में सामाजिक सुधार को शामिल नहीं करना चाहती थी और ऐसे उद्देश्य के लिए एक अलग निकाय बनाने का निश्चय किया। ये भी सही हो सकता है। तीसरा है, बहराम जी मालाबारी और एम जी रानाडे ने देश के सभी सामाजिक सुधार समूहों को एक संगठन के तहत एक साथ लाने का फैसला किया। एम जी रानाडे तो ठीक है, बहराम जी के बारे में थोड़ा डाउट है। ठीक है, तो इसमें से मेरे हिसाब से तो ऑप्शन 2 मिनट ना बी होना चाहिए, दिस वन। बट चलिए आप लोग अटेम्प्ट करके देखिएगा इस क्वेश्चन को, इसका आंसर आप लोग के लिए क्या आता है। इसका आंसर मैं कमेंट में बताऊंगा आपको। ठीक है, अब आते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसमें से सबसे एक जो कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट पूछा जाता है ना, वो स्टेटमेंट है कि एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी क्या, है ना। तो वो गलत है, एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना नहीं की थी, वो इसकी मेंबर थी। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं। थियोसॉफिकल अंग्रेजी में है, मतलब ऐसा लग रहा है कि विदेशियों ने स्थापित किया होगा। गठन और संस्थापक 1875 में न्यूयॉर्क में इनके द्वारा स्थापित, किसके द्वारा, हेलेना ब्लावात्स्की, हेनरी स्टिल ऑलकॉट और विलियम क्वान जज, इन तीनों ने स्थापना की थी। और कुछ वर्षों बाद क्या किया इन्होंने, ऑलकॉट और ब्लावात्स्की भारत चले गए और अडियार, मद्रास में जो एक जगह है अडियार, वहाँ पे इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया। ठीक है, तो स्थापना इसकी न्यूयॉर्क में हुई थी, लेकिन इसका जो 1875 ये ईयर याद रखेंगे। और बाद में ये कहाँ शिफ्ट हो गया इसका मुख्यालय, अडियार, चेन्नई में। ठीक है, मुख्य सिद्धांत क्या है इसके, पहला तो ये है कि प्राचीन धर्मों के पुनरुद्धार और सुदृढ़ीकरण की वकालत की, मतलब जो एंशियंट लिटरेचर थे ना, प्राचीन वैदिक संस्कृति, उन सब का ये लोग प्रचार कर रहे थे। बड़ा ऑकवर्ड सा चीज़ था, क्योंकि इंडियन लोग नहीं कर रहे हैं और आप बाहर के लोग आके, है ना, हिंदू धर्म ये सब की बातें कर रहे हैं। सुदृढ़ीकरण की वकालत की। हिंदू धर्म, जरथुस्त्र धर्म, क्या है 2 मिनट का, जोरोस्ट्रियन, है ना, जोरोस्ट्रियन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब का इन्होंने प्रचार किया। आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता दी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रूढ़िवादी टाइप का साउंड हो रहा है। मानव के सार्वभौमिक भाईचारे का प्रचार किया। पश्चिमी लोगों द्वारा नेतृत्व किया गया आंदोलन, जिन्होंने भारतीय धर्मों और दार्शनिक परंपराओं की महिमा बताई। तो ये बहुत ही अलग टाइप का मूवमेंट था कि विदेशी लोग आके भारतीय जो धर्म है उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं, है ना। प्रभाव, धार्मिक पुनरुद्धारकों के रूप में बहुत सफल नहीं होने के बावजूद थियोसोफिस्टों ने भारतीय परंपरा की महिमा बताकर भारतीयों को अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करने में मदद की। हालांकि इससे कभी कभी उन्हें अपने अतीत की महानता में झूठा गर्व महसूस होता था। तो वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या करा, आपके जो पुराने हिंदू रीति रिवाज है ना, धार्मिक परंपरा है, उन सब का बहुत महिमा मंडन किया। बट कई बार क्या है ना, इतना मतलब जो कर्मकांड थे कई बार झूठे भी हैं, है ना। तो वही चीज़ बोल रहा है कि कई बार आपको झूठा गर्व महसूस कराने की कोशिश भी की गई। ठीक है, बट एनीवेज अल्टीमेटली ये महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इन्होंने भारतीयों में आत्मविश्वास को जगाया कि हमारी जो रिच कल्चर है वो भी वेस्टर्न से कम नहीं है। ठीक है, तो ये इसका इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, अब एनी बेसेंट का जैसे मैंने बताया नाम आना ही था। तो एनी बेसेंट का योगदान क्या था, एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। ये भी अध्यक्ष बनी, बट ये फाउंडर नहीं है ना, आपको याद रखना है। हिंदू धर्म के पुनरुद्धार, इनके दर्शन और पूजा के तरीकों के लिए काम किया। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विकसित किया। ये आप याद रखिएगा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने और बाद में उसी को ही BHU होता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU वो बना। 1916 में होम रूल लीग का आयोजन किया, ये आप पढ़ते ही हो। होम रूल लीग था, उसमें 2 लोग थे। एक थे आपके बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र में फोकस किया बॉम्बे को छोड़ के, और एनी बेसेंट थी, इन्होंने क्या किया था, बॉम्बे प्लस पूरी इंडिया में इन्होंने लीड किया था। ठीक है, तो होम रूल लीग क्या था, आयरिश जो फ्रीडम मूवमेंट था उसका ही रेप्लिकेशन था, जिसमें ये लोग डिमांड करते थे कि जो भारत में रूल है वो भारतीयों द्वारा हो, ज़्यादा डिमांड कर रहे थे भारतीयों के राइट्स को। 1917 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, याद रखिएगा। ठीक है, न्यू इंडिया जो अखबार है प्रकाशित किया इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारतीय स्वशासन की वकालत की। तो इनका जो फोकस एरिया स्वतंत्रता नहीं था,
इनका फोकस था कि भारतीयों को स्वशासन की मिले, है ना। तो नोट, एनी बिसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक नहीं थी, जो मैंने आपको बताया। इसकी स्थापना 1875 में ब्लावात्स्की, ओलकॉट और जज द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एनी बिसेंट थी, कौन थी एनी बिसेंट? क्वेश्चन है, ये आया था आई थिंक, ये आया था CGPSC 2023, सॉरी CGPSC कहाँ आ गया, UPSC 2023 में, ठीक, UPSC 2013 में, मुझे माफ़ कीजिएगा, 2013। तो प्रश्न है थियोसॉफिकल होम रूल लीग, एनी बिसेंट के बारे में पूछ रहे हैं। होम रूल आंदोलन शुरू करने के लिए जिम्मेदार, बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक, बिल्कुल गलत है, ये नहीं थी। एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, ये भी सही है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एलिमिनेट करके आंसर बनाना होता है। UPSC क्वेश्चन था वो। थियोसॉफिकल सोसाइटी पर पिछले वर्ष के प्रश्न, तो ये प्रश्न आया हुआ था, भारत में धार्मिक आंदोलनों के इतिहास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो ये 4-5 चीज़ों पर ही आपको डिस्कस करना था। एक तो पहला है हिंदू गौरव का पुनरुद्धार, है ना। इन्होंने क्या किया था? प्राचीन हिंदू ग्रंथों और दर्शन में रुचि को पुनर्जागृत किया था। शैक्षिक योगदान, जो आपका BHU है ना, वो स्थापित किया। पूर्व और पश्चिम के बीच सेतु की तरह काम किए, क्योंकि ये लोग थे वेस्टर्न, और इन्होंने क्या किया? हिंदू धर्म के गुणगान किया। राष्ट्रवाद पर प्रभाव, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आत्मिक ज्ञान पर जोर देकर राष्ट्रवाद की भावना का समर्थन किया। ठीक है, यही सब है। सुधार आंदोलनों का तुलनात्मक विश्लेषण, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं जो हमने पढ़ा है उसका। तो एक तो 1828 में ब्रह्म समाज, 75 में आर्य समाज, 67 में, ये कई बार ना क्वेश्चन अरेंज करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको करना है। देव समाज 87 में। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया इसका, तो सेकेंड, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ब्रेक लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सेवा सदन इन सबको, या फिर चलिए कुछ और कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो था वो है एक और समाज सुधारक थे जिनका नाम था बहराम जी मेरवान जी मालाबारी। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? नाम से आपको पता चल रहा होगा, केरल साइड के साउंड हो रहे हैं, है ना। भारतीय कवि, प्रचारक, लेखक और सामाजिक सुधारक थे। महिला अधिकारों के उत्साही समर्थक थे। बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया। उनके प्रयासों से सहमति आयु अधिनियम, मतलब कॉन्सेंट एज एक्ट जो था वो लागू हुआ था 1891 में। और इंडियन स्पेक्टेटर का अधिग्रहण और संपादन किया। ये जो एक पत्रिका या फिर समाचार पत्र बोलिए, इंडियन स्पेक्टेटर। और 1908 में दीवान दयाराम गिडुमल के साथ सेवा सदन की स्थापना की। ठीक है, तो इन सेवा सदन की स्थापना इन्होंने करी थी। ठीक है, किन्होंने? बहराम जी मेरवान जी मालाबारी ने। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ठीक है। इसमें जो याद करने लायक बस यही है कि एक समाज सुधारक थे जो बाल विवाह के खिलाफ जो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट था, ये एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, उसको लागू करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, और ये जो इंडियन एक्सपेक्टेटर है, इसका इन्होंने इसके एडिटर थे, मतलब इन शॉर्ट। सेवा सदन की स्थापना की किसके साथ? दीवान दयाराम गिडुमल के साथ। इतना ही याद रखना है, नथिंग एल्स। ठीक है, सेवा सदन। उद्देश्य क्या था सेवा सदन का? उन महिलाओं की देखभाल में विशेषज्ञता जिन्हें समाज द्वारा शोषित और त्यागा गया था, और बाकी और कुछ नहीं। औपनिवेशिक भारत में कमज़ोर महिलाओं के संस्थागत समर्थन का अग्रदूत कहा जाता है। किनको? बहराम जी को। ठीक है, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, इस पर ना एक्चुअली UPSC में एक बार क्वेश्चन आया था, तो बस इसका एक प्रावधान पढ़ लीजिए कि क्या करा प्रावधान। मालबारी की अथक वकालत से ऐतिहासिक कानून बना। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के विवाह पर रोक लगाई गई। और महत्व क्या है इसका? औपनिवेशिक भारत में बाल विवाह के खिलाफ पहला बड़ा विधायी हस्तक्षेप, है ना। अंग्रेज लोग क्या थे ना, भारतीयों के जो ये है रीति रिवाज हैं, कस्टम है, उसमें हस्तक्षेप करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको 1857 की क्रांति में दिख गया था कि बगावत हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब भारतीयों की तरफ से ही आया सुधार की वकालत, तो फिर 12 साल से कम नहीं हो सकता था। ये हुआ 1891 में, लेकिन जो बाद में शारदा अधिनियम आया 1929 में, उसमें क्या हुआ
जो लड़कियों की शादी की उम्र 14 और लड़कों के लिए 18, ठीक है। अभी भी गर्ल्स का 18 नहीं हुआ था, कब तक? 1929 में। तो शारदा एक्ट के बारे में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। शारदा एक्ट रिलेटेड है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम है ये, और इसमें जो गर्ल्स की मिनिमम शादी की उम्र थी 14 साल करी गई थी, है ना। अभी तो 18 है, बट उसके बाद नए जो एक रिफॉर्मर हैं उनका नाम है गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। आप लोग के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर इतनी तेज़ी से क्यों भगा रहे हो? क्योंकि ये सब मेंस में इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा पर्पस ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के बजाय एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ने का है, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताते जा रहा हूँ। आप बस उस संस्था का नाम पढ़ेंगे, नाम और कौन सुधारक था उसका नाम पढ़ेंगे, बस उतना काफ़ी है। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी, इनको लोकहितवादी बोलते हैं। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? महाराष्ट्र में समाज सुधार के उत्कृष्ट अधिवक्ता थे। तार्किक सिद्धांत, आधुनिक मानवतावादी और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर भारतीय समाज के पुनर्गठन की वकालत की। धार्मिक सुधार में क्या बोला? यदि धर्म सामाजिक सुधार का समर्थक नहीं बनता तो धर्म को बदलो। मतलब इनका मानना था कि धर्म है, अगर वो समाज में सुधार नहीं ला सकता तो धर्म को ही बदल देना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में अगर बोलें तो इफ़ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म देन चेंज द रिलीजन, ठीक है। और साप्ताहिक जो हितैषु था इन्होंने शुरू किया था, और ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोक हितवादी जैसी पत्रिकाओं के स्थापना में अग्रिम भूमिका निभाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ज्ञान प्रकाश, हिंदू प्रकाश, लोक हितवादी, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं एक महिला समाज सुधारिका जिनका नाम था पंडिता रमाबाई सरस्वती। तो इन्होंने क्या किया काम? महिला शिक्षा के समर्थक थे, महिला शिक्षा और मुक्ति पर केंद्रित सामाजिक सुधार लाए। बॉम्बे में, ये इनका इंपॉर्टेंट है ना, शारदा सदन की स्थापना की थी बॉम्बे में, कब? 1889 में। विधवाओं के लिए आश्रय गृह के रूप में कार्य किया, जो शारदा सदन है। 1890 में पुणे स्थानांतरित किया, जो बॉम्बे में था उसको पुणे में। और महिला शिक्षा के लिए संस्थागत समर्थन के, मतलब इंस्टीट्यूशनल क्या बोलना चाहिए, सपोर्टर थे ये, ठीक है। तो इन्होंने संस्थाएं खोली जिसका नाम था शारदा सदन, है ना, 1889 में। तो आपको क्या याद रखना है? पंडिता रमाबाई सरस्वती, 1889 में इन्होंने शुरू किया था शारदा सदन, ठीक है। अब आते हैं तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। तो इसकी स्थापना की थी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने, और इसका उद्देश्य क्या था? भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरों को प्रशिक्षित करना, मतलब जो युवा हैं उनको कल के लिए रेडी करना, कल के भारत के उसके लिए, विकास के लिए। ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो युवा हैं उनको भारत की सेवा के लिए रेडी करना। तो भारत सेवक समाज कब शुरू हुआ? 1905 में। दृष्टिकोण क्या था? संवैधानिक साधनों के माध्यम से राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना, ठीक है। देखिए ये ना नरमवादी, नरमपंथी थे, है ना। ये क्या चाहते थे कि जो भी रिफॉर्म हो वो किससे हो? कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट से हो, है ना। गरम दल क्या चाहते थे? वो थोड़ा, है ना, रिवॉल्यूशन चाहते थे, लेकिन ये थे से कि संवैधानिक साधन से भारतीयों के हित का बढ़ावा हो। नेतृत्व, गोखले की मृत्यु 1915 के बाद श्रीनिवास शास्त्री इसके अध्यक्ष बने। एनीवेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सामाजिक सेवा संघ, जिसका अंग्रेजी में नाम है सोशल सर्विस लीग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मतलब यूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी में अब तक प्रीलिम्स में नहीं पूछा गया है, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्थापना किया था नारायण मल्हार जोशी ने, ये गोखले के फॉलोअर थे, ऊपर में जो देखा हमने। स्थापना बॉम्बे में किया, और इसका उद्देश्य क्या था? जनता के लिए जीवन और काम की बेहतर और उचित स्थितियां सुनिश्चित करना। और प्रमुख जो था इनका वो था, इन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की थी 1920 में। किसने? नारायण मल्हार जोशी ने। इसके अलावा भी इनका जो है स्कूल, पुस्तकालय, वाचनालय, दिवस, शिशुगृह, सरकारी समितियाँ, ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, बस वो याद रखिएगा कि सामाजिक सेवा संघ की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने। तो आपके शॉर्ट नोट्स में वही होना चाहिए। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे श्री नारायण गुरु, जो साउथ के कुछ रिफॉर्मर थे उनके बारे में, बट मेरे को लगता है यहाँ पे भी ब्रेक लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। फिर से मिलेंगे तीसरे पार्ट में।